फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्नी जी। दोस्तों, ऑल स्टेट पीएससी पीसीएस एग्जाम्स क्रैश कोर्स का ये हमारा 5वां पार्ट है, जिसमें हम मॉडल क्वेश्चंस की डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन के साथ चर्चा करते हैं। और इसके पहले हमने अपने 4 पार्ट कंप्लीट किए, जिसमें हमने इतिहास के उन प्रश्नों की चर्चा की जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं, उनको विस्तार से हमने पढ़ा। और ये हमारा जो पार्ट होगा, ये 5वां पार्ट होगा। इसमें भी हम इतिहास के विगत वर्षों के प्रश्नों की डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बात, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कई बार आए हुए हैं एग्जाम्स में और आगे भी उनकी आने की संभावना बहुत अधिक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो ये शुरू करते हैं पार्ट 5 की और बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, गदर आंदोलन की स्थापना किसने की? इसका उत्तर है लाला हरदयाल ने। गदर आंदोलन की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की गई। एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो लाला हरदयाल पंजाब के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे। जो पंजाब के प्रमुख क्रांतिकारी थे उनमें से लाला हरदयाल का भी एक अहम स्थान था। उन्होंने 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर दल की स्थापना की थी। जो गदर पार्टी थी उसकी स्थापना की थी सैन फ्रांसिस्को नगर में अमेरिका के। इस दल का इनमें स्थापना के बाद इस दल के संचालन में भी जो मुख्य सहयोग रहा वो रामचंद्र बरकतुल्ला का रहा लाला हरदयाल के साथ। इस दल के द्वारा गदर दल नामक एक साप्ताहिक पत्रिका भी चलाई गई थी। अगला सवाल, औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को जीता? औरंगजेब के द्वारा दक्षिण में किन 2 मुख्य राज्यों को जीता गया? इसका आंसर है बीजापुर व गोलकुंडा। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बीजापुर विजय के लिए औरंगजेब ने अपने सूबेदार दिलेर खां को नियुक्त किया था, दिलेर खां को भेजा था। लेकिन दिलेर खां ने पहला असफल आक्रमण 1679 ईस्वी को किया। मतलब जो पहला आक्रमण किया वो पूर्ण रूप से असफल रहा। इसके बाद दूसरे आक्रमण के बाद लगभग 13 माह तक जो दुर्ग था बीजापुर का, उसका घेराव रखा, लेकिन उसमें भी कोई सफलता नहीं मिली। अंत में स्वयं औरंगजेब के द्वारा 22 सितंबर 1686 ईस्वी में नेतृत्व किया गया आक्रमण का, और बीजापुर ने इस आक्रमण के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। गोलकुंडा पर औरंगजेब ने शाह आलम को 1685 ईस्वी को आक्रमण के लिए भेजा था। अक्टूबर 1687 ईस्वी में गोलकुंडा के जो स्वतंत्र शासक कुतुब शाही थे उनका अंत हो गया। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका उत्तर है मोहनजोदड़ो। व्याख्या देखेंगे तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त घरों के अवशेषों में रसोई, कमरे, स्नानघर, कुएं एवं शौचालय की व्यवस्था की जानकारी हमें प्राप्त हुई है। तो जो यहाँ पर कुएं के साथ साथ रसोई, कमरे और स्नानघर की अगर बात करते हैं तो वो भी हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो की मुख्य विशेषताओं की अगर बात करते हैं तो वहाँ की जो सड़क व्यवस्था थी वो प्रमुख थी। मोहनजोदड़ो की विशेषताओं में से जो नगर नियोजन की विशेषता थी उसमें जो सड़क थी, मुख्य सड़क, वो प्रमुख थी। और इस मुख्य सड़क को राजपथ कहा जाता था, और बाकी जो सड़कें थी, छोटी छोटी सड़कें, वो सब एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अगला सवाल है, पुरुष मेघ का उल्लेख कहाँ मिलता है? पुरुष मेघ का उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका उत्तर है शतपथ ब्राह्मण में। व्याख्या देखेंगे। पुरुष मेघ में पुरुष की बलि प्रदान की जाती थी। पुरुष मेघ में पुरुष का वही महत्व है जो अश्वमेघ में अश्व का होता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, अश्वमेघ जो यज्ञ होते थे और पुरुष मेघ यज्ञ, तो उसमें जो महत्व अश्वमेघ यज्ञ में अश्व का, घोड़े का होता था, वही पुरुष मेघ में पुरुष का होता था। इनका 11 तथा 25 युग बनाए जाते थे। पुरुष मेघ यज्ञ में 11 व 25 युग बनाए जाते थे। अगला सवाल है, महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली क्या है? इसका उत्तर है वाराणसी। जो जन्मस्थली है महारानी लक्ष्मीबाई की वो वाराणसी है।
व्याख्या देखेंगे तो 1857 ईस्वी के स्वाधीनता आंदोलन में अंग्रेजों का डटकर विरोध करने वाली वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1835 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर में हुआ था। तो जन्म कब हुआ महारानी लक्ष्मीबाई का? वो 1835 ईस्वी में हुआ। और कहाँ पर हुआ? वाराणसी में हुआ। इनके बचपन का नाम मनु था। 13 वर्ष की आयु में झांसी नरेश गंगाधर राव से इनकी शादी हुई। इनका विवाह हुआ 13 वर्ष की अल्प आयु में और 17 जून 1858 ईस्वी को महारानी लक्ष्मीबाई को वीरगति प्राप्त हुई। अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद किसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष के पद से सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दिया तब कौन चुना गया? तो इसका उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और क्यों चुने गए तो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस 1938 ईस्वी की जो हीरापुर की कांग्रेस अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की इन्होंने, और इसके बाद 1939 ईस्वी के अधिवेशन में भी इनको जो अध्यक्ष था वो चुना गया। और 1939 ईस्वी का जो अधिवेशन था कांग्रेस का वो त्रिपुरा में संपन्न होना था, लेकिन गांधी जी से वैचारिक मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अपना त्यागपत्र दे दिया और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। अगला सवाल है, दार उल सफा विभाग किससे संबंधित है? दार उल सफा विभाग किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है फिरोज शाह तुगलक से। व्याख्या देखेंगे। फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए एवं गरीब लड़कियों की सहायता के लिए दीवाने खैरात नामक एक संस्था की स्थापना की थी। जो एक विभाग था दीवाने खैरात जिसका नाम था, उसका मुख्य उद्देश्य था अनाथ मुस्लिम महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए और गरीब लड़कियों के लिए सहायता प्रदान करना। और दार उल सफा जो था वो एक खैराती अस्पताल था। ये भी अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और गरीब लड़कियों के लिए कार्य करता था। अगला सवाल है, जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की थी? तो इंग्लिश खान की उपाधि किसको प्रदान की गई थी? विलियम हॉकिंस को जहांगीर के द्वारा। व्याख्या देखेंगे। जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को 400 मनसब भी प्रदान किए थे। जब सूरत में पहली फैक्ट्री की स्थापना के बाद जो व्यापारिक सनद की प्राप्ति के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने विलियम हॉकिंस को भेजा था, या कैप्टन हॉकिंस इनको बोलते हैं, तो उनको जहांगीर ने 400 मनसब दिए थे और अपने दरबार में इनको इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की थी। लेकिन जो कैप्टन हॉकिंस या विलियम हॉकिंस थे वो व्यापारिक सनद प्राप्त करने में असमर्थ रहे थे, जिसको बाद में जो ब्रिटिश सरकार थी उनके द्वारा भेजे गए जो जेम्स प्रथम थे उनके द्वारा भेजे गए टॉमस जो मुंडो थे उनको सनद की प्राप्ति हुई थी, व्यापारिक सनद जो है उनको मिली थी। अगला सवाल है, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए? या पूना पैक्ट क्या था? पूना पैक्ट किस से संबंधित है? तो इसका उत्तर है जो पूना पैक्ट है उस पर महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के हस्ताक्षर हुए। पूना पैक्ट क्या था? तो पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 ईस्वी को ये समझौता हुआ, पूना समझौता, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और यह समझौता महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के मध्य हुआ। इस समझौते में दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय विधानमंडल में दलितों के लिए जो आरक्षित सीटें थी 75, उनको बढ़ाकर 147 कर दिया गया। और केंद्रीय विधानमंडल में भी सीटों में 18% की वृद्धि कर दी गई। तो पूना समझौता जिस पर महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के हस्ताक्षर हुए थे 26 सितंबर 1932 को हुआ, जिसमें दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल था उसकी समाप्ति की गई और प्रांतीय व केंद्रीय विधानमंडल में भी जो आरक्षित सीटें थी उनकी बढ़ोतरी की गई। अगला सवाल, पुर्तगालियों ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? पुर्तगालियों ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इसका उत्तर है हुगली में। व्याख्या देखेंगे तो व्याख्या के अनुसार पुर्तगाली जो थे उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में, जो भारत की अगर बात करते हैं तो कोचीन में 1503 ईस्वी में स्थापित की थी। 1505 ईस्वी में दूसरी फैक्ट्री लालनूर में स्थापित की थी। मद्रास जो था भारत में वो पुर्तगालियों की बस्तियों के लिए जाना जाता था। और बंगाल में पहली फैक्ट्री हुगली में स्थापित की थी।
अगला सवाल है, किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? ये महत्वपूर्ण सवाल है। इसका उत्तर है शाह आलम द्वितीय। व्याख्या देखेंगे, इलाहाबाद की दूसरी संधि के अनुसार, इलाहाबाद की दूसरी संधि जो 1765 ईस्वी को हुई थी, शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया। इलाहाबाद व कड़ा जिलों के जो नवाब के द्वारा छोड़े गए जिले थे, इलाहाबाद व कड़ा के जो जिले नवाब ने छोड़ दिए थे, वो शाह आलम को प्राप्त हुए। जो संधि हुई थी इलाहाबाद की दूसरी संधि, 12 अगस्त को अपने फरमान में शाह आलम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी। तो कंपनी ने सम्राट को 26 लाख रुपए व निजामत के रूप में 53 लाख रुपए प्रदान किए थे। अगला सवाल, हंटर कमीशन की रिपोर्ट किस विषय पर मुख्य रूप से जोर दिया गया था? तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट किससे संबंधित थी? इसका उत्तर है प्राथमिक शिक्षा से। व्याख्या देखेंगे, 1882 ईस्वी में सरकार ने हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य 1854 के बाद से शिक्षा के क्षेत्र में जो तरक्की हुई है, जो उसमें बढ़ोतरी आई है शिक्षा के स्तर में, उसकी समीक्षा करना था। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किसके द्वारा किया गया? तो 1857 ईस्वी की जो क्रांति थी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, उसका नेतृत्व लखनऊ में जो बेगम हजरत महल थी उनके द्वारा किया गया। व्याख्या देखेंगे, लखनऊ से विद्रोह का जो नेतृत्व हुआ वो 4 जून 1857 को आरंभ हुआ और इसका नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। बेगम हजरत महल ने अपने अल्पवयस्क बेटे जो बिरजिस कादिर थे उनके हाथों में सत्ता को सौंपा, उनको नवाब घोषित किया और प्रशासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली और यहीं से उन्होंने नेतृत्व किया। अगला सवाल है, लोक हितवादी किसका उपनाम है? लोक हितवादी, इसका उत्तर है गोपाल हरि देशमुख का। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है। गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे, पेशे से यह न्यायाधीश थे और 1880 में इन्हें गवर्नर जनरल की काउंसिल का सदस्य भी नियुक्त किया गया था। अगला सवाल है, मध्यकालीन सुप्रसिद्ध संत शंकर देव का संबंध किस संप्रदाय से है? तो शंकर देव जो मध्यकालीन के सुप्रसिद्ध संत थे, उनका संबंध वैष्णव धर्म से है। या क्या देखेंगे, शंकर देव मध्यकाल में असम के महान समाज सुधारक व धार्मिक गुरु थे। तो शंकर देव का संबंध कहां से था? वो असम से था और ये यहाँ के महान समाज सुधारक व धार्मिक गुरु थे। ये वैष्णव धर्म में विष्णु या उनके अवतार श्री कृष्ण पर केंद्रित भक्ति को आधार बनाकर अपनी धार्मिक शिक्षाएं देते थे। शंकर देव के द्वारा जो एक संप्रदाय की स्थापना की गई थी उसका नाम एक शरण संप्रदाय था। एक सवाल यहां से और कंफर्म करेंगे, एक शरण संप्रदाय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो एक शरण संप्रदाय शंकर देव के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला सवाल है, 1905 ईस्वी में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन कहां संगठित किया गया? इसका उत्तर है महाराष्ट्र में। इसकी व्याख्या देखेंगे, महत्वपूर्ण है। विनायक दामोदर के द्वारा 1899 ईस्वी में जो मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना हुई थी, उसको 1905 ईस्वी में महाराष्ट्र में अभिनव भारत के नाम से संगठित किया गया। अगला सवाल है, तिनकठिया प्रथा किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है चंपारण आंदोलन से। व्याख्या देखेंगे, गांधी जी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह का जो प्रयोग किया वो चंपारण में किया, जो कि तिनकठिया प्रथा के विरोध में था। तो तिनकठिया प्रथा थी क्या, इस पर अगर चर्चा करते हैं तो तिनकठिया प्रथा में खेती के 3/20 भूभाग पर नील की खेती को सरकार ने अनिवार्य कर रखा था। किसान व जो बागान मालिक थे वो इसके विरोध में थे और बिहार के जो एक प्रमुख नेता व समाज सुधारक थे राजकुमार, उनके आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण में हिस्सा लिया, चंपारण में आंदोलन किया। अगला सवाल है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना बीजी तिलक के द्वारा की गई थी। व्याख्या देखेंगे, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1880 ईस्वी में पुणे में बीजी तिलक ने की।
जस्टिस रानाडे इस संस्था के 5वें संरक्षक थे। कई जगह पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जस्टिस रानाडे जो रानाडे थे उनको डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी का संस्थापक भी बताया जाता है, लेकिन जो जस्टिस रानाडे थे वो इस संस्था के 5वें संरक्षक थे। अगला सवाल, माउंटबेटन योजना का मुख्य आधार क्या था? माउंटबेटन योजना का मुख्य आधार देश का विभाजन था। व्याख्या देखेंगे। 4 जुलाई 1947 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत किया गया और यह अधिनियम 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत कर लिया गया। माउंटबेटन योजना सत्ता के विभाजन का मुख्य आधार बना। अगला सवाल, विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर है धर्मपाल। विक्रमशिला विहार का संस्थापक जो था वो धर्मपाल थे। व्याख्या देखेंगे। धर्मपाल बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। धर्मपाल के लेखों के अनुसार उसे परम सौगत कहा गया। तो परम सौगत किसको कहा गया है? धर्मपाल को कहा गया है। इसने विक्रमशिला व सोमपुरी में बौद्ध विहारों की स्थापना की और जो लेखक तारानाथ हैं उनके अनुसार इसने 50 धार्मिक विद्यालयों की भी स्थापना की थी। अगला सवाल है, महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? या महात्मा गांधी जी ने पहला जन आंदोलन कौन सा आरंभ किया? तो इसका उत्तर है असहयोग आंदोलन। व्याख्या देखेंगे। असहयोग आंदोलन जिसका काल 1920 से 1922 ईस्वी तक रहा, महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था। असहयोग आंदोलन में मुख्य घटनाओं की अगर बात करते हैं तो इसमें उपाधियों का त्याग, प्रशस्ति पत्रों का त्याग, सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार, कर अदायगी का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार व अदालतों का बहिष्कार प्रमुख था। जो जन आंदोलन में लोगों ने हिस्सा लिया वह मुख्य घटनाएं रहीं, वो उपाधियों का त्याग, प्रशस्ति पत्रों का त्याग, सरकारी शिक्षण का बहिष्कार, कर अदायगी का बहिष्कार व विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार के साथ साथ अदालतों का बहिष्कार मुख्य था। बाद में 5 फरवरी को जो चौरी चौरा की घटना हुई, उसके बाद 5 फरवरी के बाद महात्मा गांधी जी ने ये जो अपना आंदोलन था वो वापस ले लिया। अगला सवाल है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा प्रदान की गई थी। व्याख्या देखेंगे। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है। इन्होंने पत्रकारिता की स्वतंत्रता के लिए अहम संघर्ष भी किया। 1850 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को या फिर राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में तात्कालिक ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। तो कब प्रदान किया गया जो उपाधि? 1850 ईस्वी में प्रदान की गई अकबर द्वितीय के द्वारा राम मोहन राय को राजा की उपाधि, जब उनको अकबर द्वितीय ने अपने दूत के रूप में ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। अगला सवाल है, अकबर ने कौन कौन से जैन आचार्यों को सम्मानित किया था? इसका उत्तर है हरिविजय सूरी। अकबर ने कौन से जैन आचार्य को सम्मानित किया था? तो हरिविजय सूरी अकबर के द्वारा सम्मानित किए जाने वाले जैन आचार्य थे। व्याख्या देखेंगे। अकबर ने जैन आचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु व जिन चंद्र सूरी की उपाधि प्रदान की थी। तो ये सवाल भी यहाँ से कई बार बनता है। जगत गुरु व जिन चंद्र सूरी की उपाधि अकबर ने किसको प्रदान की थी? तो हरिविजय सूरी को प्रदान की थी। क्योंकि अकबर हिंदू धर्म से भी बहुत ज्यादा प्रभावित था, तो इसी प्रभाव के कारण अकबर ने वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ को गोकुल व जैतपुरा की जागीरें प्रदान की थी। अगला सवाल है, अशोक के समकालिक राजा तुर्मय का संबंध कहां से है? इसका उत्तर है मिस्र से। साथ ही साथ कुछ अन्य विदेशी राजाओं की बात करेंगे जो अशोक के समकालिक थे, जिनको एग्जाम्स में अक्सर पूछ दिया जाता है। तो अलिस्क सुंदर जो कि सीरियन के राजा थे, अंतियोक जो सीरिया के राजा थे, अत्तिकिनी जो मेसिडोनिया के राजा थे। ये अशोक के समकालिक राजा थे। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया? इसका उत्तर है 23 मार्च 1943 ईस्वी को। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया? 23 मार्च 1943 ईस्वी को। व्याख्या देखेंगे।
1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन जब आरंभ हुआ तो इसके दमन के लिए, इस आंदोलन के दमन के लिए अंग्रेजों ने प्रमुख नेताओं को जेल में बंद कर दिया। लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। जिन्ना ने सभी मुसलमानों को पाकिस्तान ही सभी मुसलमानों का राष्ट्रीय उद्देश्य है कहकर संबोधित किया। मतलब जिन्ना ने कहा कि जितने भी मुसलमान हैं उनका जो राष्ट्रीय उद्देश्य है वो पाकिस्तान की मांग है। अगला सवाल है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका उत्तर है श्रेष्ठ। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ होता है। व्याख्या देखेंगे, वैदिक सभ्यता के निर्माताओं, जो वैदिक सभ्यता के निर्माता हैं उनको ऋग्वेद में आर्य कहा जाता है। ऋग्वेद में आर्य नाम का वर्णन है जो वैदिक सभ्यता के निर्माता थे। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ उच्च कुल का या श्रेष्ठ होता है। आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया माना जाता है। अगला सवाल, अकबरनामा किसकी कृति है? तो इसका उत्तर है अबुल फजल। अकबरनामा अबुल फजल की कृति है। व्याख्या, यह पुस्तक 3 जिल्दों में बांटी गई है और यह कहा जाता है कि अबुल फजल के 7 वर्षों की मेहनत के पश्चात यह पुस्तक तैयार हुई थी। इसको 3 जिल्द में बांटा गया है और आखिरी जिल्द आईने अकबरी है। इस पुस्तक में अकबरकालीन शासन व्यवस्था व मुगल काल के आर्थिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ इस पुस्तक से हिंदुओं की राजनीति, साहित्य, न्याय व धार्मिक जीवन की जानकारी भी प्राप्त होती है। अगला सवाल, लॉर्ड मैकाले का संबंध किस विषय से है? इसका उत्तर है अंग्रेजी शिक्षा से। लॉर्ड मैकाले का संबंध अंग्रेजी शिक्षा से है। व्याख्या देखेंगे, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1823 ईस्वी में लोक शिक्षा समिति का गठन किया गया। इस समिति ने मुख्य 3 मुद्दों पर अपने सुझाव दिए थे। जो समिति थी लॉर्ड मैकाले की लोक शिक्षा समिति, इसने 3 मुख्य सुझाव दिए, जिसमें पहला, शिक्षा पाश्चात्य हो या पाश्च्य हो। पाश्च्य मतलब ओरिएंटेड हो या फिर शिक्षा पाश्चात्य हो। दूसरा, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो या फिर पूर्ण रूप से देसी हो। और तीसरा जो सुझाव दिया वो शिक्षा उद्देश्यपूर्ण हो। ये 3 मुख्य सुझाव दिए लॉर्ड मैकाले की लोक शिक्षा समिति ने। अगला सवाल, प्रभात गिरी किसका तीर्थ स्थल है? प्रभात गिरी किसका तीर्थ स्थल है? तो इसका उत्तर है जैन धर्म का। व्याख्या देखेंगे, प्रभात गिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित है। यह तीर्थ स्थल 6ठे जैन तीर्थकर पद्म प्रभु से संबंधित है। तो कौशाम्बी एक ऐसी जगह है जहां पर बौद्ध धर्म व जैन धर्म दोनों का तीर्थ स्थल एक साथ है। और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी में जैन धर्म व बौद्ध धर्म का सम्मिलित तीर्थ स्थल है। अगला सवाल है, किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया? महत्वपूर्ण है, लॉर्ड एलनबरो। व्याख्या देखेंगे, 1833 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य में दासता को समाप्त कर दिया। जो और किस प्रकार समाप्त किया? 1833 में जो 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट था उसके अनुसार उसमें एक धारा जोड़ी गई जिसमें दासता को अतिशीघ्र समाप्त करने के लिए कहा गया। और लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में 1843 ईस्वी में समस्त भारत जो था वो दासता को अवैध घोषित कर चुका था। अगला सवाल, भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? भारतीय किसान सभा, इसका पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ। राष्ट्र और क्यों किसान सभा की जो गठन किया गया किसान सभा का, उसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया, जो 1936 ईस्वी में लखनऊ में गठित हुई सभा ये। और पहला अधिवेशन भी लखनऊ में हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने की थी और महासचिव एनजी रंगा थे। इस अधिवेशन को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किया था। प्रथम अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संबोधित किया गया था। अगला सवाल, अनुशीलन समिति थी, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका उत्तर है पी मित्रा। व्याख्या देखेंगे, पी मित्रा ने वारिंद घोष व भूपेंद्र दत्त के साथ मिलकर 1902 ईस्वी में मिदिनापुर नामक स्थान पर जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है वहां पर अनुशीलन समिति की स्थापना की
और यह बंगाल की पहली क्रांतिकारी संस्था भी थी। कालांतर में समान विचारों वाले युवा व शिक्षित वर्ग के लोग इस जो समिति थी, अनुशीलन समिति, उसका हिस्सा बने। अगला सवाल, मुगल शासन में तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था? इसका उत्तर है दाम। जो तांबे का सिक्का होता था मुगल शासन में, वो दाम कहलाता था। साथ ही साथ चांदी का सिक्का रुपया, जो रुपया था वो कहलाता था रुपया। चांदी का सिक्का जो निस्की था वह दाम का आधा होता था। दमड़ी दाम का 1/8 भाग होता था। और सोने के सिक्के जो प्रचलित थे उनको मोहरे कहा जाता था। अगला सवाल, सल्तनत काल के किस शासक ने अपना संस्मरण लिखा? संस्मरण मतलब आत्मकथा। तो सल्तनत काल के किस शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो इसका उत्तर है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक जो दिल्ली सल्तनत काल का पहला शासक था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, और इसकी आत्मकथा फुतुहते फिरोज शाही के नाम से जानी जाती है। फुतुहते फिरोज शाही। साथ ही साथ मुगल काल के भी 2 शासकों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी थी, जिसमें बाबर व जहांगीर शामिल है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने चर्चा की महत्वपूर्ण इतिहास के उन सवालों की जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्याख्या के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इसको लाइक करें, अपने सुझाव हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़ सकते हैं। और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको प्लेलिस्ट के अपडेट्स भी रेगुलर रूप से मिलते रहेंगे। साथ ही साथ फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं। अगला वीडियो क्रैश कोर्स पार्ट 6 हम लेकर आएंगे, जिसमें हम इतिहास के साथ साथ भूगोल व राज्य व्यवस्था के सवालों का एक्सप्लेनेशन के साथ चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें जिससे अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।